वहीं उस पवित्र नदी के किनारे हिंदू मंदिरों की सीढ़ियों पर बैठकर शहनाई की कला बजाते थे। और एक लाइटर हार्टेड में, अपन में बम्बई में तो सबसे प्रायोरिटी की आइटम है ना अपना बॉम्बे का फूड, वड़ा पाव। थोड़ा वड़ा पाव को देख लेते, एक ही चीज देख लेते। वड़ा पाव में बाहर होता है पाव, पाव आया अफगानिस्तान से, अंदर वड़ा चने की दाल आई मेक्सिको से, आलू आया स्पेन से, और स्वाद के लिए डालते हैं अदरक, और अदरक वहां से आई जहां से आजकल प्राय सभी चीजें आती हैं, ओरिजिनल डुप्लीकेट दोनों। इतनी चीजों को मिला के हमारा वड़ा पाव बना। मानव सभ्यता तभी जब विकसित होती है, मानव सभ्यता तभी विकसित होती है जब हम मेल जोल की बातें करते हैं, और जब हम विभाजन की बात करते हैं एक टूट हो जाता है। एक मजेदार किस्सा आपको बताते हो। गौ हमारी माता है, स्वामी विवेकानंद जी को बोला, पर एक और व्यक्ति का मैं बोलना भूल गया, और वो व्यक्ति वो हैं जो अपने प्रधानमंत्री थे और कविताएं भी लिखते थे। हाँ, वाजपेयी, आपने तो पहचान लिया। तो उनकी मैं बायोग्राफी पढ़ रहा था, हार नहीं मानूंगा, पेज 236 विजय त्रिवेदी की लिखी हुई है। तो उसमें अटल जी एक बार अमेरिका गए हुए थे लेक्चर टूर के लिए। लेक्चर के बाद खाना खा रहे थे, खाने का आनंद ले रहे थे। तो उनके पड़ोस में जो उनके दोस्त बैठे थे, उन्होंने बोला, अटल जी ये आप क्या कर रहे हो? आप जो खा रहे हो तो बीफ है, ये बीफ है। अटल जी हंस दिए, बोले बीफ है ना, क्या प्रॉब्लम है, अमेरिकन गाय का है, इंडियन गाय का। लास्ट पॉइंट आज दोस्तों सवाल ये है, ये चीजों को जगह जगह कैसे पहुंचाएं, इसके लिए आप सोचिए। एक छोटा सा मैं निवेदन करूंगा उसके लिए कि आज बहुत बेहतरीन फिल्में हैं। गरम हवा, नसीम, मम्मो, तमस नाम के सीरियल हैं, और बहुत सारी सीरीज बनी है। अनंत ने अभी 50 वीडियोस रिलीज की है, री इमेजिनिंग इंडिया, और उसमें अशोक कुमार पांडे को भी याद रखिएगा, नाम सब याद रखिएगा, जगह भारत को भी याद रखिएगा, और आखिर में मेरा नाम भी जोड़ दीजिएगा। बहुत सारे वीडियोस हैं। मैं एक सोचता हूँ क्यों ना हम में से हर एक कार्यकर्ता अपने शहर में, अपनी बस्ती में 5-10 लोगों से वीकली वीडियो क्लब, वीकली कल्चरल क्लब, क्या कर रहे हैं आप? एक सिलेबस हम बना लेंगे, उसमें और भी जोड़ दूं, श्याम बेनेगल का भारत की खोज और संविधान, याद रखिएगा संविधान, ब्रिलियंट सीरियल, और गांधी के साथ अम्बेडकर मूवी। ये सब चीजों को हम बात करते हैं, पर लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। ये हमारी ऐतिहासिक भूल होगी अगर हम अपना काम नहीं कर पाए। तो आप हर जगह छोटे छोटे क्लब, कोई जरूरी नहीं है कि 50 लोग हैं, 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, हम हर हफ्ते मिलते हैं, हर 15 दिन में मिलते हैं, और लोग जुड़ते जाएंगे। याद रखिए, इन लोगों ने जब 95 इयर्स पहले शाखाएं चालू की थी, 10 लोग आते होंगे, 20 लोग आते होंगे, आज लाखों की तादाद में लोग जाते हैं। क्यों ना हम एक आंदोलन शुरू करें, लोगों की चेतना को बदलने का आंदोलन, और उसका एक बहुत अच्छा माध्यम जो है, उसका एक बहुत बेहतरीन माध्यम जो है जी। सारे ये आपके आने के पहले हमने शुरू कर दिया, आने के पहले शुरू कर दिया। तो मैं जो अंत में मैं निवेदन करना चाहता हूँ ये है कि किसी भी सही काम की शुरुआत हमसे होती है। हमको, हमारी जिम्मेदारी है खुद से सवाल पूछना
देश में सद्भावना पैदा करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं। और मैंने जो एक सरल सा रास्ता सोचा है, बहुत सारी चीजें की जा सकती है, कोई इसमें अंतर्विरोध नहीं है। इट इज ए मल्टी लेयर्ड स्ट्रगल, और उसमें से एक है वीकली कल्चरल क्लब्स। आप उसको भगत सिंह का नाम दीजिए, अंबेडकर का नाम दीजिए, कोई और नाम दीजिए। वीकली कल्चरल क्लब्स में आप फिल्में चुनिए, एक सिलेबस बनाइए, और हम सब मिलकर उस सिलेबस के आधार पे अपनी अपनी जगह पे काम करेंगे। और अंत में एक पर्सनल अपील, ये मेरी अपील है, इसके बारे में मैं बहुत सीरियस हूँ और इस पर हम काम भी कर रहे हैं। मैं बहुत सारे लोगों से बात कर रहा हूँ कि हमको जब तक एक सामाजिक आंदोलन नहीं होगा नफरत के खिलाफ, हमें आज नफरत के खिलाफ एक सामाजिक आंदोलन की जरूरत है, और उस सामाजिक आंदोलन के लिए हम सबको सामने आना पड़ेगा। और अंत में एक पर्सनल अपील, निरंजन टकले जी यहाँ हैं, वो खुद के बारे में बात नहीं करेंगे, पर देखिए दोस्तों, उन्होंने दो महत्वपूर्ण काम किए हैं। एक जज लोहिया की मृत्यु पे किताब लिखी है, एक वो माफी वीर पे किताब लिखी है। उनको पब्लिशर नहीं मिल रहे, इसमें हम लोग कैसे मदद कर सके, ये केवल उनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और फिर से माफी मांगता हूं कि एक और वेबिनार के कारण मुझे जाना पड़ रहा है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। और ये वीकली क्लब्स के बारे में मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा और आप मुझे उसके बारे में बताते रहिए, जो भी हम कर सके मिल करके। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राम पुनियानी जी, आपने यहाँ पर जो मार्गदर्शन किया और जो बातें रखी और जो चैलेंजेस के बारे में आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमारे बीच में ज्येष्ठ स्वतंत्र सेनानी डॉक्टर जीजी पारिक जी आए हुए हैं, यूसुफ मेडिकल सेंटर के चेयरमैन, और वो भी हमारी बहुत सौभाग्यपूर्ण बात है कि 98 ईयर्स ओल्ड की एज है अभी, और वो हमारे बीच में बहुत ही हमारे लिए सौभाग्यपूर्ण बात है। और इसके बाद मैं विनती करता हूँ डॉक्टर सुरेश मानी सर, जो पिछले कई सालों से संविधान को लेकर काम कर रहे हैं, रिपब्लिकन आंदोलन में काम कर रहे हैं और हर जगह पे संविधान और मानवता की बात रखते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मी त्यांना विनंती करतो की सर आपण आपले अनमोल विचार या ठिकाणी व्यक्त करावेत। डॉक्टर सुरेश माने सर। थैंक यू। आज के कार्यक्रम के आयोजक उद्घाटक पारिक जी, जिन्होंने अभी अपने ख्यालात रखे, राम पुनियानी, मेरे बाद आपको संबोधित करने वाले कॉमरेड हवाली जी, और इस चर्चा में शरीक आप सभी सारे साथियों। 10 साल कोई एक्सपेरिमेंट चलाना कोई मामूली बात नहीं, और इसलिए आयोजकों का एक बार हम तालियां बजाकर उनका अभिवादन करें। आज रिपब्लिक डे है और सही मौके पर सही डिस्कशन, और डिस्कशन का पर्पज होता है रास्ते खोजना। सवालों का डिस्क्रिप्शन कोई भी कर सकता है, लेकिन रास्तों की खोज करना बहुत से लोगों के लिए मुश्किल होती है। इसका मतलब मैं ये नहीं कहता कि सवालों की समस्या की चर्चा नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। सही डायग्नोसिस के लिए करनी भी चाहिए, और अगर नहीं करते तो डायग्नोसिस सही या गलत ये भी पता नहीं चलेगा। इसलिए चर्चा भी होनी चाहिए। और उसी संदर्भ में प्रोफेसर राम पुनियानी जी, इन्होंने चर्चा को बड़ी कुशलता के साथ एक फाउंडेशन, एक हिस्टोरिकल डिस्कोर्स का फाउंडेशन बहुत कम समय में आपके सामने रखा। मैं भी उसको बहुत ही कम समय में, कम शब्दों में आगे लेकर डिस्कशन को लेने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले जो विषय हमने चुना है कि भारत का प्रजातंत्र है, स्टेट सिस्टम है, सिटीजन्स राइट है, डेमोक्रेसी है, और उसके चैलेंजेस क्या है। थ्योरेटिकल चैलेंजेस तो हम बहुत सारे जानते भी हैं, लेकिन ये विषय चुनने की जरूरत क्यों है, और उसको सीधा सीधा आइडेंटिफाई करना चाहिए। 2014 के पूर्व और 2014 के बाद
जो भारत में शासन व्यवस्था आई, पॉलिटिकल सिस्टम के माध्यम से आई, डेमोक्रेसी के माध्यम से आई, उसमें बड़ा फर्क महसूस होने लगा। और 2014 के बाद ये खतरे ज्यादा और तीव्रता के साथ आने लगे और उसके लिए उसकी चर्चा होने लगी, लोग रास्ते खोजने लगे। इसका मतलब ये नहीं कि उसके पहले खतरे नहीं थे। जैसे अभी पारिक जी ने जिक्र किया, राम पुनियानी जब जा रहे थे तो इमरजेंसी की याद दिलाई। तो 2014 के पहले खतरे नहीं थे, ऐसा कहना भी थोड़ी हिस्ट्री के साथ बेईमानी होगी। तो ईमानदारी के साथ डायग्नोसिस करेंगे तो सही रास्ते मिल जाते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि 2014 के पहले भी खतरे थे, लेकिन होता है क्या, जब कुछ काम अच्छे होते हैं तो खतरों को माफ किया जाता है। जैसे बैंक नेशनलाइजेशन का जब मामला आया तो लोगों ने कहा अच्छी बात है। 64 में LIC का मामला आया था नेशनलाइजेशन का, तो लोगों ने कहा अच्छी बात है। तो कुछ अच्छे कामों को देखकर बुरे कामों को नजरअंदाज करने की भारत के लोगों की मानसिकता है। यह साइकोलॉजिकल फैक्टर बड़ा प्रभावशाली होता है किसी भी शासन व्यवस्था का चलाने के लिए, उसका संचालन करने के लिए। और इसको अगर हम थोड़ा बहुत नहीं समझे तो फिर एक रास्ता खोजने में दिक्कत आती है। ये भी एंगल हमें ध्यान में रखना चाहिए। 2014 के बाद स्टेट एज ए इंस्टीट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन एज ए फंडामेंटल लॉ, ये दोनों बड़े डेंजर जोन में आ गए। अब क्यों आ गए, इसका सीधा जवाब है क्योंकि जो लोगों के हाथ में आए उन लोगों का ना स्टेट इंस्टीट्यूशन के ऊपर भरोसा है, ना कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भरोसा है। So those who lacked basically fundamental faith in the institution of the state, और अगर उसको एडिशन किया जाए तो वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य के कंसेप्ट के ऊपर हमारा विश्वास ही नहीं है। और कल्याणकारी राज्य जिस डॉक्यूमेंट की उत्पत्ति है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, फंडामेंटल, उसके ऊपर तो हमारा शुरू से ही प्रॉब्लम है। 1949 से है, कई बार हमने उसको उद्घोषित किया है। जब ऐसे लोगों के हाथ में अगर व्यवस्था आती है तो डेंजर होना स्वाभाविक है। अब उसके रूप बहुत अलग तरीके से बदले, लेकिन ये जब हम आर्ग्यूमेंट करेंगे तो उनके भी समर्थक के पास आर्ग्यूमेंट है कि भाई ये तो कोई गलत तरीके से थोड़े लोग पावर में आए। They have captured the power structure through the democratic means. वो भी तो प्रजातंत्र के रास्ते से आए, तो उनको आप गलत कैसे कह सकते हो? वो भी संविधान के माध्यम से चुनाव लड़कर लोगों को मैंडेट लेकर फिर 29-34 इसकी चर्चा होगी, वो अलग बात है। लेकिन लोगों ने मैंडेट दिया है, आप उनको गलत कैसे कह सकते हैं? इसमें फिर माइक्रो लेवल पे जाके ये समझना होगा, लेकिन लोगों ने इनको मैंडेट तो जरूर दिया है, लेकिन गलत चीजें करने के लिए मैंडेट नहीं दिया। सो इन डेमोक्रेसी व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, प्रजातंत्र में यह समझने की जरूरत है, तुम्हें लोगों ने जीत के आने का मौका दिया या जिताया या पावर स्ट्रक्चर तुम्हारे हाथ में दिया, इसका मतलब तुम्हें बिल्कुल अनकंट्रोल्ड पावर इस्तेमाल करने का अधिकार दिया, ऐसा नहीं है। और यही मानसिकता इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम के माइंडसेट में, पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी प्लेयर हैं उनके दिमाग में ये बहुत घटिया सोच है कि वंस वी हैव बीन गिवन द मैंडेट बाय द पीपल वी कैन डू एनी डैम थिंग, हम कुछ भी कर सकते हैं। और ये इसका कारण जो है, ये ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इनमें सभी में अभी तक वो रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ डेमोक्रेटिक मेजॉरिटी ये अभी तक पैदा नहीं हुई है। जो रिक्वायर्ड पॉलिटिकल मैच्योरिटी एक डेमोक्रेसी सिस्टम को हैंडल करने के लिए जरूरत होती है, वो इनके पास कहीं भी नहीं है। नाम किसी एक भी पार्टी का लेने की जरूरत नहीं, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, किसी में बेवकूफी कम है, किसी में बेवकूफी ज्यादा है, ये आसान लफ्जों में कहा जा सकता है। तो ये रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ मैच्योरिटी टू हैंडल द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम,
ये कैपेसिटी जिन लोगों के हाथ में नहीं है, जिन लोगों का उसके ऊपर विश्वास नहीं है, तो उनसे उम्मीद क्या रखना। आसान सा उदाहरण लेते हैं हम जुडिशरी का। और आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि जुडिशियल सिस्टम किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट का इतना इंपॉर्टेंट पिलर है कि अगर स्टेट फेल होता है तो जुडिशरी को हम रास्ता मानते हैं। जैसे अभी ये हमारे साथ ही वो मास्क लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, आखिर जाएंगे कहां, तो जुडिशरी के पास जाएंगे। सरकार नहीं सुनती, चलो जुडिशरी के पास, लास्ट रिसोर्ट है। अब ये इतना इंडिपेंडेंट पिलर इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि नहीं, सवाल ही नहीं। होना चाहिए। संविधान ने बनाया कि नहीं, सवाल ही नहीं, बनाया। लेकिन ये डिपेंडेंट बनाया कि नहीं, तो उसका जवाब क्या आता है? जवाब सीधा साधा आता है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं रहती है। कारण इतने बहुत है। इसका मतलब ये मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट का हेड रहा हूं, 24 स्टूडेंट को पीएचडी करवाया, अभी भी वकालत करता हूं। तो सारे जजेस तो डिपेंडेंट नहीं है। इसलिए तो कोविड क्राइसिस में कुछ जजों ने कहा ना प्राइम मिनिस्टर को कि ठीक है, हाउ टू हैंडल द कोविड क्राइसिस, दैट इज यूर प्रियोरिटी, आपका अधिकार है, लेकिन उसके लिए आपके पास प्लान क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने रखो। तो इन्होंने कहने लगे नहीं नहीं, हम आपके सामने नहीं रख सकते, हमारा एग्जीक्यूटिव प्रेरोगेटिव है। जुडिशरी को भारत सरकार कहती है, एफिडेविट है कि हमारा प्रेरोगेटिव है, एग्जीक्यूटिव राइट है, हम देखेंगे, आप कौन होते हो। तब जज ने हिम्मत करके कहा कि भाई वो अधिकार तुम्हारा है, लेकिन तुमने जो कुछ तय किया है वो सही है गलत, उसको चेक करने का अधिकार हमारा है। तो इसलिए सारे जजेस को तो हम नहीं कह सकते कि दे आर डिपेंडेंट। लेकिन जब इवेल्युएशन होता है तो 2-4 लोगों को लेकर नहीं होता है, इवेल्युएशन मेजोरिटी को लेकर होता है। और मेजोरिटी जब खतरे में आती है, तो हमने इमरजेंसी में भी देखा ना, इंदिरा गांधी का जब चुनाव हार गए थे, पारिक जी वो बेहतर जानेंगे क्योंकि हम तब पैदा भी नहीं हुए थे, पता नहीं, कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने कहा ना इंदिरा गांधी को, तुम्हारा इलेक्शन गलत था, इट अमाउंट्स टू करप्ट प्रैक्टिस, कैंसल। उसको कई सारी प्रॉमिसेस दिए थे, इंडियन एक्सप्रेस ने उसको रिवील किया था जस्टिस सिन्हा को, नहीं माने उन्होंने, जजमेंट लिख दिया, दूसरे दिन इस्तीफा दिया, चले गए। ऐसे भी तो लोग हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कृष्णा है जैसे जजेस के माध्यम से भी उसको स्टे मिला, ये भी सही है। कृष्णा है जी के मैं बहुत नजदीक रहा हूं, करीब रहा हूं, लेकिन इंदिरा गांधी के चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में स्टे मिला, और स्टे मिलने के बाद जो हकीकत बाद में है वो एक अलग है। और इसीलिए जुडिशरी एक इतना पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। जुडिशरी का इंपॉर्टेंस क्यों है? ये न सिर्फ स्टेट को रोकती है, बल्कि नागरिकों के अधिकार की रक्षा भी करती है। डबल रोल है। एक तरफ स्टेट एक्सेस को चेक करना, कंट्रोल करना, प्रिवेंट करना, और दूसरी तरफ नागरिकों की अधिकार की रक्षा करना। जैसे इमरजेंसी में आप जानते हैं, कोई हाईकोर्ट में पिटीशन नहीं कर सकता था हैबियस कॉर्पस, क्योंकि संविधान बदला था इंदिरा गांधी ने, अमेंडमेंट की थी। कोई सुप्रीम कोर्ट में 32 में नहीं जा सकता था, नो लोकल स्टैंडिंग। अभी उतनी तो खराब हालत में जा सकते हो, इतनी तो इजाजत है। वो जुडिशियल डेवलपमेंट है, वो कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट का परिणाम नहीं। लेकिन उस वक्त आपको किसी को डिटेन किया तो जा भी नहीं सकते थे। अब आपको जा तो सकते हो, वो भी मैंने कहा कि क्रेडिट जुडिशरी का है, किसी पॉलिटिकल पार्टी या सिस्टम का या रूल का नहीं। लेकिन अभी जब कोई भी मामले सुप्रीम कोर्ट के सामने जाते तो सालों साल पड़े रहते, तो आपको भी बस तरसना पड़ता है कि जुडिशरी के माध्यम से अगर जाना है तो हर कोई आदमी राम जेठमलानी को, सिंघवी को नहीं ले सकता ना। तो जस्टिस भी कुछ लोगों की प्रेरोगेटिव बनती है। जब जस्टिस कुछ लोगों की प्रेरोगेटिव बनती है तो आम आदमी को उसके लिए तरसना पड़ता है, और उसके परिणाम किसको भुगतने पड़ते हैं? जो सबसे मार्जिनलाइज सेक्शन से आता है,
और मार्जिनलाइज सेक्शन ही इंडिया है, मार्जिनलाइज सेक्शन ही इंडिया है। मैं वही इंडिया इसलिए कह रहा हूं कि दैट सेक्शन रिप्रेजेंट्स द मेजॉरिटी। वो भारत का सबसे बड़ा तबका है जिसकी आबादी लगभग 85-90% है, और वही रिप्रेजेंट करता है इंडिया के पिक्चर को, तो उसको उसके ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। और इसलिए स्टेट अब वर्तमान हालत में, ठीक है कॉलेजियम सिस्टम है, फिर भी जुडिशरी को ऊपर डिमोलिश करके दूसरा खतरा, तीसरा खतरा जो बड़ा नाजुक है, और वो है स्टेट की संस्था को ही खत्म करके उसको कई क्षेत्रों से विड्रॉ करना, विड्रॉवल ऑफ स्टेट। अब स्टेट विड्रॉ होगा तो आएगा कौन उसी जगह? प्राइवेट प्लेयर आएगा। प्राइवेट प्लेयर आएगा मतलब क्या हुआ? आप जानते हैं उसका मतलब। अब प्राइवेट प्लेयर जब स्टेट की जगह लेगा तो क्या वो स्टेट के फंक्शन करेगा? क्यों करेगा? प्राइवेट प्लेयर सीधा सीधा प्रॉफिट मोटिवेटेड गोल से आता है, मनी मेकिंग गोल से आता है। और जब वो मनी मेकिंग गोल के मकसद से आएगा तो थोड़े आपके वेलफेयर करेगा, ये सब्सिडी ले लो, ये रेशनिंग ले लो, क्यों करेगा? ये सबसे बड़ा खतरा है। फिर अगेन इसका इंपैक्ट जो है मेजॉरिटी सेक्शन पे आता है। हम यहां बैठे हुए लगभग सारे लोग व्हाइट रेशन कार्ड वाले हैं। व्हाइट रेशन कार्ड वाले के ऊपर क्या इंपैक्ट है? लेकिन सैफ्रॉन रेशन कार्ड, अब यहां सैफ्रॉन कलर क्यों रखा है मेरे को समझ में नहीं आता है। ये सैफ्रॉन गरीबी का सिंबल है या क्या है? सैफ्रॉन रेशन कार्ड जो है, या रेडिश थोड़ा जो रेशन कार्ड है, वो ज्यादा बड़े इंपैक्ट है। तो उन लोगों के ऊपर बड़ा इंपैक्ट पड़ता है जब स्टेट की वेलफेयर मेजर सिस्टम बंद होती है। जब प्राइवेट प्लेयर को बढ़ावा मिलता है, तो मुरली मनोहर जोशी जब एजुकेशन HRD मिनिस्टर थे, तो उन्होंने एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमारी ये पॉलिसी है कि एजुकेशन के बारे में प्राइमरी एजुकेशन इज फॉर मासेस एंड हायर एजुकेशन इज फॉर क्लासेस। और वही सोच है बीजेपी की, जिसको फुले ने शुरू से ही विरोध किया। अब इस तरह की पॉलिसी अगर देश के सरकार में बैठे हुए लोगों की दिमाग की सोच है, तो अभी भी मेजॉरिटी सेक्शन इलेक्टेड रहने वाले देश में सरकार के नीतिकारों की अगर यही सोच रहेगी कि भाई एजुकेशन, हायर एजुकेशन उनके लिए, इनके लिए, वो भी प्राइमरी स्कूल बंद हो गए, वो अलग बात। महाराष्ट्र में 1870 प्राइमरी भी नहीं है। जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी शिक्षा को नहीं है, मैं खुद मानता हूं वो देश कभी भी एक कल्चरल नेशन, प्रोग्रेसिव नेशन बनना एक अलग बात है, और कल्चरल नेशन बनना एक अलग बात है। आप प्रोग्रेसिव बने या नहीं, डेवलप बने या नहीं बने, एक अलग बात है, लेकिन कल्चरल नेशन बनने की, और कल्चरल नेशन का फाउंडेशन एजुकेशन के ऊपर होता है, और उसी को सरकार सूली देने के ऊपर पड़ी है, तुली है, और उसके परिणाम आप अच्छी तरह से जानते हो। संविधान ये कहता है, बाबा साहब का आखिरी भाषण संविधान सभा में, वी शुड नॉट बी हैप्पी मियरली विद द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। कोसों मील दूर जाने लगे, हम नजदीक जाने के बजाय दूर है। मैं मानता हूं किसी की देश की जिंदगी में 75 साल बड़े नहीं है, कम है, लेकिन कम समय में हम कितने चले इसका हिसाब किताब लगाना है। तो हम सही चले होते तो और थोड़े आगे गए होते, सही चले होते तो और थोड़े आगे गए होते। अगर इसको मैं उदाहरण के तौर पे कहूं तो 1985 में जो भारतीय संविधान के ऊपर एक बड़ी अथॉरिटी है, प्रोफेसर ग्रैनविल ऑस्टिन, अमेरिका के बड़े स्कॉलर है, जिनका निधन 2 साल पहले हुआ। उन्होंने 84-82 में उनकी किताब है वर्किंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, बड़ी किताब है, ऑथेंटिक मानी जाती है। और उसमें उन्होंने कहा कि अंग्रेजों की सोच और भारत के सरकारों की सोच शिक्षा के बारे में दोनों में कोई फर्क नहीं, कॉलोनियल एलिमेंट है। बोले कॉलोनियल कैसा? तो अंग्रेजों को भी सारे लोगों को शिक्षा नहीं देनी थी,
और भारत की जो भी सरकार आती है उसकी भी इच्छा नहीं है सारे लोगों की शिक्षा की। वो कॉलोनियल मेंटालिटी है, और ये कॉलोनियल मेंटालिटी के कारण संविधान ने एक कलम शुरू में ही लगाया था जिसका टाइम बाउंड प्रोग्राम था कि 10 साल के अंदर सभी बच्चों को, सभी जाति धर्म के बच्चों को, गर्ल या बॉय, 14 साल के अंदर मुफ्त और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी। और मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ स्टूडेंट के नाते हमेशा सवाल करता हूं कि अगर वो 10 साल का टारगेट सभी बच्चों को इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन अगर प्राइमरी एजुकेशन फ्री और कंपलसरी दिया होता तो 2014 की चर्चा आज हमें करनी पड़ती या नहीं करनी पड़ती, ये भी उसका जवाब उसी में शामिल होता, क्योंकि 18 साल के बाद हर कोई आदमी वोट करता है। सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, बाबा साहब की बात तो नहीं बात चुनी, हम दूर जाने लगे और ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडेक्स अभी आया, आंकड़े आए 2020 इंडिया में कोविड के कारण मरे कितने, किसके मरे, उसके आंकड़े उपलब्ध है। लेकिन कोविड के पीरियड में भी अमीर कितने लोग हुए उसके भी आंकड़े उपलब्ध है। अब क्या इंडियन गवर्नमेंट की यह पॉलिसी है कि अमीर लोगों को ज्यादा अमीर बनाना है और गरीब लोगों को ज्यादा गरीब बनाना है? ये सीधा सवाल है, सीधा सवाल है। अमीरों को ज्यादा अमीर बनाओ, गरीबों को ज्यादा गरीब बनाओ। अब कोई भी सरकार तो ये मानेगी नहीं, कहेगी उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से हमने इतना भला करवाया, कोई एग्री नहीं होगा। लेकिन जो आंकड़े दिखाते उसके आधार पर सीधे सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी यही है कि ये गवर्नमेंट कुछ लोगों के लिए काम करती है, मेजॉरिटी लोगों के लिए काम करती है। ये सीधा सीधा है। लेकिन प्रजातंत्र में सीधे हमले करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है, और ऐसी सरकारों के ऊपर तो हमले करने की हिम्मत बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी में नहीं होती, बड़े बड़े संगठनों में होती नहीं। तो आम आदमी बेचारा रोजी रोटी के चक्कर में फंसा रहेगा। वो अपना राशन कार्ड ढूंढेगा कि कल सीएए एनआरसी आएगा कि मेरा बेसिक डॉक्यूमेंट किधर है, वो ढूंढते रहेगा कि ये हमले करते रहेगा। बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी एक बात है कि इंडिया का आम आदमी इतना भी गया गुजरा नहीं है। जो भी तानाशाह की तरफ बढ़ता है उसको वो कहीं ना कहीं देर से सही सबक सिखाकर रहता है, और इसके भी उदाहरण हमने कई चुनाव में हमने देखे हैं। इरिस्पेक्टिव ऑफ योर टोटल कैपिटल ऑफ विनिंग द इलेक्शंस, इसके बावजूद बहुत कितने भी ताकतवर लोग हो उनको ये भुगतना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ पे हाथ रखकर बैठे, हाँ भाई परिवर्तन अपने आप होगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसे मानने वाले भी बहुत लोग होते हैं। उससे तो समाधान नहीं होगा। ये बात हम लोगों को माननी ही पड़ेगी कि जब चाहे बेसिक फ्रीडम का मामला हो या स्टेट का मामला हो, और जब स्टेट की मशीनरी बिल्कुल अनरेगुलेटेड देखो, अब हर कोई आईएएस बन सकता है सेंटर में। पहले आईएएस बनने के लिए पापड़ बेलने पड़ते थे ना, पापड़ बेलने पड़ते थे। अब केंद्र सरकार के ध्यान में आया इसको आईएएस बनाना है, बस आ जाओ। अब ये क्या स्टेट चलाने का तरीका? अभी करंट पोजीशन कर लीजिए, सारे स्टेट्स को प्रपोजल भेजा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि हम कोई भी ऑफिसर विदाउट कंसेंट ऑफ द स्टेट डेपुटेशन पे ले सकते हैं। करंट अति आज के शायद किसी पेपर में भी रिपोर्ट हुआ है। कोई भी स्टेट ऑफिसर आईएएस आईपीएस जब चाहे विदाउट कंसेंट ऑफ द स्टेट हम उसको डेपुटेशन पे लेंगे। मान लो किसी स्टेट में किसी बड़े अफसर की इंक्वायरी हो रही है, बचा लेंगे। इसीलिए तो परमवीर इतने दिनों से नजर नहीं आ रहा है। कितने दिन हो गया? होम मिनिस्टर अंदर, हमारे मन में उसके लिए कोई दया नहीं है। अगर वो भी गिल्टी है, गलत है, तो उसको भी अंदर ही होना चाहिए, लेकिन आरोप करने वाला बाहर। ये कौन सी सिस्टम है और क्यों कारण है? इसीलिए मैंने कहा कि ये जो तरीका है वो बिल्कुल डिमोलिशन ऑफ अ स्टेट स्ट्रक्चर का मामला है। इसमें कई राज्यों ने विरोध किया। बंगाल है,
उड़ीसा, इन्होंने विरोध किया। महाराष्ट्र ने अभी तक पोजीशन नहीं ली। जिस महाराष्ट्र गवर्नमेंट को हम भी साथ देते हैं, डवले जी देते हैं, मैं देता हूं, फिरोज भी देता है, शैलेश, सभी लोग देते हैं, लेकिन ये भी किसान कानून गलत तरीके से ये भी लाते हैं और ये भी बिल्कुल रेप्लिका होते हैं, मतलब डुप्लीकेट मॉडल, असली मॉडल नहीं, डुप्लीकेट मॉडल। ये भी थोड़ा बहुत डुप्लीकेट मॉडल होते हैं, तो हमारी समस्या और जटिल हो जाती है कि जिसको हम समाधान की तरफ देखते हैं वो समाधान नहीं होता, वो भी समस्या होती है। एक बड़ी समस्या का मुकाबला करने के लिए समाधान के तौर पर अगर हम इसको सिलेक्ट करें और यही आदमी या यही सिस्टम अगर समस्या बने, तो फिर हम ऑप्शनलेस कभी कभी होते हैं। और जब ऑप्शनलेस होते हैं तो भाई चलो कम खतरे वाले को पसंद करो, इस तरह का प्रैक्टिकल रवैया अपनाने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता। ये हताशा है, ये बिल्कुल हताशा है। और हताशा के कारण फिर ऐसे लोगों को हमें सर पे ढोना पड़ता है। फिर हमारे और भी कारण है और उसमें हम लोग जिम्मेदार हैं। ये सारे डिस्कोर्स में हम दूसरों की चर्चा करते हैं, अपनी चर्चा नहीं करती, अपनी कमजोरी की नहीं चर्चा करते, और वो है हमारे इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस। विचारों के तो छोड़िए, क्या जाति, धर्म, रीजन, लैंग्वेज, क्या ये हमारे इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? जिसकी बात अभी हम बीजेपी के ऊपर हमले करते हैं कि ये अछूतों के साथ चुनाव में आते तो पैर छूते हैं, बाकी लोग नहीं करते। बाकी लोग भी तो वही धंधा करते हैं जो बीजेपी में नहीं है। क्या दूसरी पार्टी के लोग यही काम नहीं करते? 2014 के पहले भी किया, अभी भी किया। लेकिन बीजेपी आजकल हुकूमत में, इसलिए हम बीजेपी के ऊपर आरोप लगा सकते हैं कि तुम चुनाव जब आता है तो वाल्मीकि के पैर छूते हो, किसी के जाके घर में खाना खाते हो, तो यही नौटंकी तो दूसरे भी लोग करते हैं ना, करते हैं कि नहीं? आपल्या महाराष्ट्रातील साखर कारखान्याचे चेअरमन दलित किती आहे? कॅबिन आहे का? सिक्युरिटीला कॅबिन असते, चेअरमनला कॅबिन नाही। हे वास्तव नाही का? हे वास्तव नहीं का? मैं नागनाथ नायकोड़ी के नजदीक था, हम उस वक्त एक पार्टी में थे। जब मैं बीएसपी का महासचिव था तो नागनाथ नायकोड़ी आए थे। नागनाथ नायकोड़ी के फैक्ट्री को मैंने विजिट किया तो महादेव कामले नाम का चेयरमैन, तो महादेव कामले को मिला यार, बोले तेरी गाड़ी किधर है, तेरी कैबिन किधर, तू चेयरमैन है? बोले मेरे को कहा गाड़ी है और कैबिन। क्या ये हालत नहीं है, सच्चाई नहीं है? तो दलितों को, पिछड़े वर्गों को, महिलाओं को कुछ समय के लिए पारित किया, तो उनका गैर इस्तेमाल करना ये सिर्फ एक की नहीं है, ये सभी के लोगों में है। मतलब हम लोग तो ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, लेकिन खुद हम लोग अपने मन में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर चुके हैं या नहीं, ये सवाल हमने भी खुद को पूछना चाहिए। नीट के एग्जाम के मामले में लेकर जिस तरह स्टालिन खड़े हो गए, तमिलनाडु केंद्र के खिलाफ खड़ा रहा, क्या हमारा फुले शाह अम्बेडकर का महाराष्ट्र खड़ा रहा? क्या ये उदाहरण हमें कुछ सबक नहीं सिखाते? या फिर वही हताशा के और कुछ नहीं तो चलो? ये हताशा कोई सोल्यूशन नहीं है और परमानेंट सोल्यूशन तो है ही नहीं। और इसलिए अंत में कई सारी बातें डिस्कस की जा सकती है, लेकिन डवले जी भी बोलने वाले, पारेख जी भी पहुंचे हैं। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि डेंजर तो बहुत है। पिछले महीने इंडियन एक्सप्रेस ने एक यूएपीए एक्ट का मिसयूज के बारे में सीरीज लगाई, आपने पढ़ी होगी, और उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के साथ साथ बाकी बेंच, इन्होंने लगभग 27 जजमेंट दिए और उसमें कहा कि क्या यह सरकार है, क्या इस तरह का व्यवहार है। दूसरा मामला सेडिशन। सेडिशन के बारे में अब सारे जानते हैं, अंग्रेज गए लेकिन वही सेडिशन बचा है, 124A अभी भी है। अब ठीक है, उस वक्त
एंटी स्टेट रिवॉल्ट था, रोकना था, इसलिए उन्होंने लाया, अंग्रेजों ने लाया। अब उसको रखने की जरूरत क्या थी? देखिए ठीक है, ऑन डिफेंस ग्राउंड चलो, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट एग्री, लेकिन उसका मिसयूज कितने लेवल पे? मुझे नहीं लगता कि किसी देश में इतनी घटिया लेवल की सोच होगी कि जो स्कूल के बच्चे ड्रामा करते हैं उनके ऊपर सेडिशन लगाता है। स्कूल के बच्चे ड्रामा में इनको सेडिशन के अंदर आता है। अब इतनी लो लेवल की सोच कौन से देश के हुक्मरानों में होगी? और जब मैं हुक्मरान कह रहा हूं तो उसमें वो लोकल पुलिस थानेदार भी आता है जिसने एफआईआर लॉन्च की हो। ये सोच अगर एफआईआर रजिस्टर करने से ऊपर तक है तो बेसिक फ्रीडम के बारे में क्या चर्चा होगी? एनजीओ का जब फंडिंग बंद हुआ, अब फंडिंग बंद हुआ, अब वो एनजीओ क्या करते हैं? कोविड को ले लो भाई, मदद करो। गलत काम करते हैं तो किसी के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, एनजीओ के ऊपर भी होनी चाहिए, कोई दो राय नहीं। गलत काम करने वाला कोई भी हो, पनिश देम। लेकिन पब्लिक वेलफेयर के काम करने वाले, चैरिटी के काम करने वाले, मदद के काम करने वाले, उद्वस्त, बिल्कुल जिनका कुछ नहीं बचा, उनको मदद करने वाले लोगों के ऊपर नहीं, आपको विदेशी मदद नहीं होगी, फॉरेन फंडिंग नहीं होगी, लाइसेंस रिन्यूअल नहीं होगी, क्या एटोक्रेसी नहीं तो क्या है? लेकिन ये जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो टेक्निकली जिन्होंने भी लेके किया उन्होंने बहुत बड़ी गलती की कि फॉरेन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से पिटीशन डाला, और ये गलती है। कोई अगर इंडियन एनजीओ अगर कोर्ट में जाती तो सुप्रीम कोर्ट का रवैया अलग होता। फॉरेन बेस अगर एनजीओ सुप्रीम कोर्ट में लड़ेगी तो उसका मतलब ही अलग होता है। और इसीलिए पॉलिसी सही है लेकिन टेक्निकली तुम गलत हो। पॉलिसी तुम्हारा मकसद सही है, इसलिए लड़ाई कैसे करने की इसकी भी अकल, सोच बहुत डीपनेस के साथ सिलेक्ट करनी चाहिए। अगर उसमें गलती हो गई तो फिर आप दुश्मनों का आधा काम आसान कर देते हो और वही होने लगा है। इस तरह की जब स्टेट फंक्शनिंग होती है तो मैं अंत में यही कहूंगा कि डेमोक्रेसी के माध्यम से कोई भी हुक्मरान बन सकता है, उसको अधिकार है। चाहे वो डेमोक्रेसी का गैर इस्तेमाल करे, इलेक्ट्रल सिस्टम का गैर इस्तेमाल करे, जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स है। अब इलेक्ट्रल बॉन्ड्स आपके पार्टी को कौन देगा? डब्ल्यू जी मेरे पार्टी को कौन देगा? और अपने पार्टी का वर्क करिए, शैलेश कहां जाएगा? मेरे पार्टी को इलेक्ट्रल बॉन्ड दे दे, कौन देगा? नहीं, शैलेश ही नहीं समझेगा इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या है, कौन जाएगा? इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से पैसा किसको मिलता है? कंपनी लॉ में अमेंडमेंट करना, अनलिमिटेड दे दो पॉलिटिकल डोनेशंस, पूछो मत कहां से आया, अरे पूछो मत। एज ऑफ ट्रांसपेरेंसी, एज ऑफ ओपननेस, एज ऑफ अकाउंटेबिलिटी, शब्द क्या क्या है? शब्द क्या क्या है? ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पूछने का नहीं। डोनेशन कितना दिया? कंपनी लॉ में चिदम्बरम नहीं, अपना जेटली थे, उनके बजट में चले गए, पता नहीं जल्दी क्यों लोग चले जाते हैं। इनकी बजट में आया, कंपनी लॉ में अमेंडमेंट किया, अनलिमिटेड डोनेशन। अरे अब मुझे बताओ, अगर इस भारत के 5 कारपोरेट अनलिमिटेड डोनेशन किसी एक पार्टी में देंगे और वो पार्टी सत्ता में आएगी तो वो पार्टी क्या करेगी? किसानों का आंदोलन देखेगी, बेरोजगारी की समस्या देखेगी, देश की सुरक्षा देखेगी। इसीलिए तो देश के सारे जो मेजर पोर्ट है आज तक उनका प्राइवेटाइजेशन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पोर्ट या सिक्योरिटी के कारण से
बहुत ही सेंसिटिव जगह होती है। लेकिन अभी ये लोग पोर्ट कभी चलो प्राइवेटाइज पोर्ट, अब पोर्ट कितने सेंसिटिविटी होती है अब वो चाइना समझता है, इंडिया के लोग नहीं समझते। और इसीलिए कि जो स्टेट मैकेनिज्म डेमोक्रेटिक सिस्टम से चुन के आया है, अनकंट्रोल तरीके से काम करता है, तो आज भी एट द लास्ट रिसोर्ट विद इन द लिमिटेशन एक जुडिशरी का रास्ता बचता है, विद इन द लिमिटेशन। लेकिन इसके बावजूद जब तक अगर सही लार्जर कोएलिशन नहीं बनता, और लार्जर कोएलिशन मतलब नेशनल लेवल पे कोएलिशन थोड़ा मुश्किल होता है, स्टेट लेवल पे सही लोगों का कोएलिशन, स्टेट एक छोटा यूनिट होता है इंडिया के हिसाब से, और इसलिए स्टेट लेवल पे भी छोटे कोएलिशन सही तरीके से बने, और उस कोएलिशन बनने के भी रूट सही होने चाहिए। नहीं तो हम तीनों मेजर है, आप सारे आ जाओ, हम जो कहेंगे आपको मानना होगा। जो अभी हो रहा है, जो कोएलिशन महाराष्ट्र में बना उसमें हम सारे थे, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल, लेकिन बनने के बाद ये तीन ही बचे, बनने के बाद ये तीन ही बचे, तो इसको सही कोएलिशन नहीं कहते। तो सही कोएलिशन बनने के भी रूप होने चाहिए, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस बिल्कुल फाइनल होनी चाहिए। आपका एजेंडा ये हो, इस एजेंडे के आप बाहर नहीं जाएंगे, नहीं तो चुन के आने के बाद आपके पास ज्यादा एमएलए है, इसलिए आप मनचाही बात करेंगे, कोई सुबह 4 बजे करेगा, कोई शाम को 5 बजे करेगा, तो ये बातें करने के भी अधिकार उनके पास नहीं होना चाहिए। इतनी कमांडिंग पावर जो ऐसे कोएलिशन को साथ देते हैं उन लोगों के हाथ में आएगी, तो फिर हम एक प्रैग्मेटिक लेवल का, एक डिजायरेबल लेवल का ऑप्शन पैदा कर सकते हैं। और उसकी शुरुआत हम कारपोरेशन में करें ना, क्यों लंबा चला जाता है? आखिर मकसद तो वही होता है, कोई भी एक्टिविटी विदाउट आउटपुट ओरिएंटेड तो होती नहीं। आपका भी 10 साल ये कर रहे हैं तो उसका भी कोई पर्पज होगा, तो पर्पज की तरफ बढ़ते हैं। तो कुछ लोगों ने एक कोशिश की थी बॉम्बे कारपोरेशन में, सिविल सोसाइटी के नाम पे इकट्ठे आकर कोशिश की थी, नहीं हुआ प्रयोग सफल, कोई बात नहीं, दोबारा भी किया जा सकता है। और सही लोग जितने भी मेजॉरिटी लेवल पे इसमें शामिल होंगे, तो हम एक वायबल अल्टरनेटिव, एक कॉम्पिटिटिव मॉडल बना सकते हैं। उस दिशा में हम चलने की, रिपब्लिक डे के ऊपर थोड़ा बहुत संकल्प करके आगे जाने का कोशिश करें। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। स्वतंत्रता सेनानी जी पारिक जी, अभी जिन्होंने आपको संबोधित किया डॉक्टर सुरेश माने जी, हमारे संयोजक विशाल हिवाड़े जी, यहाँ पे है बहुत जाने माने पत्रकार निरंजन टकले जी और लेखक कॉमरेड शैलेंद्र कामड़े जी, कॉमरेड हाफिज और फिरोज मिठीपुरवाला जी, और मेरे सभी साथी। सबसे पहले 10 साल से लगातार ये कार्यक्रम आप चला रहे, इसलिए आप सभी संयोजकों का मैं बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूं। और आज के इस गणराज्य दिन पर, जो 72वां हमारा गणराज्य दिन है, इसी दिन को 1950 साल में हमारा संविधान इस देश में लागू हुआ। और आप सब लोग जानते हैं, इस संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। इस संविधान समिति में बहुत बहुत बड़े हस्तियां थी। जवाहरलाल नेहरू जी थे, वल्लभ भाई पटेल जी थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे, अलग अलग किस्म के बहुत बड़े लोग। और इन्होंने कुल मिलाकर ये आजादी का जो 200 साल जो संग्राम चला, सही माने में वो इस हमारे संविधान की जड़ है। उस आजादी के संग्राम से ये संविधान निकला, उसके जो उसूल है वो निकले, और इनके 4 जो मुख्य बातें हैं उसी के ऊपर मैं मेरा जो कुछ शब्द है उसके ऊपर मैं सीमित रखूंगा।
संविधान का प्रियम्बल आप जानते हैं, जो सरनामा हम बोलते हैं, गणराज्य को कैसे डिस्क्राइब किया है? उसमें लिखते हैं कि भारत किस प्रकार का गणराज्य है। एक तो सार्वभौम यानी सॉवरेन, दूसरा सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष, तीसरा सोशलिस्ट यानी समाजवादी, और चौथा डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक। ये चार मुद्दे हमारे संविधान के प्रियम्बल में है। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। इन चार बातों का 72 साल में क्या हुआ, ये मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। पहली तो बात है सार्वभौम, सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब क्या है कि अपना देश, अपने देश के हित के लिए जो भी कोई निर्णय लेगा वो भारत को मद्देनजर रखते हुए, भारत के हित को मद्देनजर रखते हुए हम हमारे निर्णय लेंगे। इसको बोलते हैं सॉवरेनिटी, इसको बोलते हैं सार्वभौमत्व। पिछले कई सालों से क्या हुआ? पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, जब से ये नव उदारवादी नीति हमारे देश में शुरू हुई 1991 से, आप जानते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी बोल रहे हैं ना उसको। ये नीतियां जब से शुरू हुई, आप पिछले 30 साल का अगर आपने ब्यौरा देखा, आपको पता चलेगा भारत का सार्वभौमत्व कम 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 हो रहा है। और आज भारत के राज्यकर्ता, मैं जनता की बात नहीं कर रहा, भारत के राज्यकर्ता, कई ऐसे मिसाल है, लेकिन वो सबको कहने के लिए आज वक्त नहीं है। कहने का मतलब है, आप देखिए, आपकी विदेश नीति आप देखिए, आपकी आर्थिक नीति आप देखिए, आपकी सुरक्षा नीति, डिफेंस पॉलिसी भी आप देखिए। एक जमाने में भारत पूरे दुनिया में एक जिसको गुट निरपेक्ष, नॉन अलाइंड मूवमेंट का नेता होता था, और पूरे दुनिया में भारत को एक बहुत बड़ा आदर का स्थान था कि ये किसी भी गुट के साथ जुड़ा हुआ देश नहीं है। पिछले 30 साल में और खास करके पिछले 7 साल में मोदी सरकार के वक्त में क्या हुआ? पूरी तरीके से आज अमेरिकन साम्राज्यवाद का जूनियर पार्टनर के रूप में आज भारत की पूरी छवि दुनिया के अंदर आज गई है। यही देश था ना हमारा जिसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ 150 साल संघर्ष किया। यही देश है ना महात्मा गांधी जी का, यही देश है ना शहीद भगत सिंह का, यही देश है ना बिरसा मुंडा का, यही देश है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का, जो सब ब्रिटिशों के खिलाफ लड़े। और आज पिछले कुछ सालों में और खास तौर से पिछले 7 सालों में हर क्षेत्र में आप देखिए, भारत अपनी संप्रभुता को गंवा रहा है, और ये अमेरिका और बाकी सब जो साम्राज्यवादी देश है, उनके सामने हर क्षेत्र के अंदर आज घुटने टेकने का काम भारत के राज्यकर्ता कर रहे हैं। वक्त नहीं है, इसलिए उसके उदाहरण काफी है, लेकिन वो सब बोलने के लिए अभी वक्त नहीं है। ये रहा एक पहला मुद्दा, सॉवरेनिटी का क्या हुआ, संप्रभुता का क्या हुआ। दूसरा, सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि धर्म और सार्वजनिक जीवन का कोई नाता नहीं होना चाहिए। धर्म और राजनीति का कोई नाता नहीं होना चाहिए, उसको हम कहते हैं सेक्युलर। हर एक को अपना धर्म हो, वो अपना धर्म पाले, वो मंदिर में जरूर जाए, मस्जिद में जरूर जाए, चर्च में जाए, गुरुद्वारा में जाए, बुद्ध मंदिर में जाए,
उसकी पूरी रक्षा की जाएगी। लेकिन अगर कोई राजनीति में धर्म का हस्तक्षेप करने का कोशिश करेगा तो ये धर्मनिरपेक्षता नहीं कहलाते हैं, इसको सांप्रदायिक कहते हैं। और आज आप जानते हैं, जिसका जिक्र राम पुनियानी जी ने किया, हरिद्वार में धर्म संसद होती है और वहां पर सीधे तरीके से ये खुद को जो साधु कहलाते हैं, संत कहलाते हैं, ये सीधी तरीके से कॉल देते हैं कि सब लाखों मुसलमानों का कत्लेआम करो, और कुछ नहीं होता उनको। अभी हमने देखा 1-1.5 महीने पहले रायपुर में धर्म संसद होती है, वहां भी यही बात होती है, कुछ नहीं होता है। दिल्ली में दंगा फसाद हुआ फरवरी 2020 में। दंगा उकसाने वाले कौन थे? बीजेपी के केंद्रीय मंत्री, उनके सांसद, उनके विधायक, सीधी तरीके से भाषण, और इनको कुछ नहीं होता। जैसे राम पुनियानी जी कहा, उनको तो प्रमोशन मिला, लेकिन यूएपीए के नाम से जेल में कौन गए दिल्ली के दंगे फसाद के बाद? जो ये दंगे फसाद को रोकने का प्रयास कर रहे थे, जो सीए, एनआरसी, एनपीआर के आंदोलन में सरकार की भूमिका को पूरी तरीके से विरोध करते थे, ऐसे हमारे छात्र और नौजवान, छात्राएं, इनको जेल में भेजा गया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कई साथी आज भी 2 साल के बाद जेल के अंदर आज सड़े हुए हैं। उनमें से कई मुसलमान हैं, कई हिंदू हैं, कई दूसरे धर्म के हैं। ये कुछ नहीं देखा गया, लेकिन जिन्होंने दंगा फसाद को विरोध किया, उनमें से कई लोग जो दंगा फसाद में वो टारगेट किए गए, उनका नुकसान हुआ, वो आज जेल में है। हमारे महाराष्ट्र से भीमा कोरेगांव का आप जानते हैं, 2018 की बात, जिन्होंने दलितों के ऊपर पूरी तरीके से हमला चढ़ाया भीमा कोरेगांव में 1 जनवरी के दिन। ये लोग कौन थे? इनके नेता कौन थे? मनोहर भिड़े और मिलिंद एकबोटे, ये थे इनके नेता, जो आरएसएस और बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। उनके ऊपर कुछ हुआ पिछले 4 साल में? कुछ नहीं हुआ। और जेल में किसको डाला? 16 लोगों को, जो पूरे देश के मानवाधिकार के लिए लड़ने वाले लोग थे, बुद्धिजीवी लोग थे, इनको जेल में डाल दिया। उनमें से फादर स्टैन स्वामी नाम के आदिवासियों में काम करने वाले झारखंड और उड़ीसा में, वो तो बेचारे मर गए जेल के अंदर। डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े हमारे महाराष्ट्र के, जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के परिवार के हैं, कई लोग जानते नहीं होंगे। अंबेडकरवादी भी है, मार्क्सवादी भी है, और दोनों हो सकता है एक ही आदमी। ये भी कहने का है, कुछ लोग ये करते कि नहीं एक बार अंबेडकरवादी तो वो मार्क्सवादी नहीं हो सकता, मार्क्सवादी है अंबेडकरवादी नहीं हो सकता। गलत है, मैं आऊंगा उसके बारे में, डॉक्टर अंबेडकर जी ने क्या कहा था। लेकिन वो जेल में, सुधा भारद्वाज जी छूट गई, लकीली उनको बेल मिल गया, लेकिन बाकी सब लोग आज भी जेल में हैं। तो ये सब पूरा मामला, धर्मनिरपेक्षता का मामला, आज मोदी सरकार के अंदर आरएसएस ने पूरी तरीके से खत्म करने का, धर्मनिरपेक्षता को ये पूरा उन्होंने आज साजिश रचा है। मुस्लिमों के ऊपर, क्रिश्चियनों के ऊपर, और हिंदुओं के भी जो पिछले जाति है, दलित है, आदिवासी है, बाकी है,
क्या हाल है उनका। आज पूरा बोलने के लिए उतना वक्त नहीं है, लेकिन आप देखें रोज पेपर में आता है कि नहीं कि यहां पर हमला हुआ, यहां हमला हुआ, ये हुआ लगातार। ये पिछले 7 साल में तो इन प्रकरण बहुत बड़े पैमाने पर बढ़े हैं पूरे देश भर में। ऊना देखो, हाथरस देखो, है ना, उन्नाव देखो, यानी ये सब सिर्फ नाम है और उससे हमके पता चलता है कि क्या हो रहा है। ये पूरी धर्मनिरपेक्षता को खत्म करने का और एक हिंदू राष्ट्र, और हिंदू राष्ट्र किसका होगा। कई हमारे हिंदू साथी भी लगता है उनको, अरे हिंदू राष्ट्र यानी हमारा, अरे हमारा भी हमारा कुछ नहीं। हम आएंगे किसका राष्ट्र होगा, मनुस्मृति के पूजकों का राष्ट्र होगा, ब्राह्मणों का राज्य होगा और पूंजीपतियों का राज्य होगा। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने रेलवे मजदूरों के सामने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक भाषण किया और उसके अंदर उन्होंने कहा हमारे देश की जनता के कौन शत्रु है, कौन दुश्मन है। उन्होंने 2 दुश्मन कहे। एक उन्होंने कहा ब्राह्मणशाही हमारा दुश्मन है और दूसरा कहा भांडवलशाही, मराठी में इसका मतलब पूंजीवाद, ये हमारा दुश्मन है। आज डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले कई लोग ये पूंजीवाद का मामला तो भूल ही गए। भूलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज कौन चला रहा है देश, अंबानी और अदानी चला रहे, और मोदी जी और अमित शाह जी तो सिर्फ दलाल का काम कर रहे। ये है आज की सच्चाई। तो ये धर्मनिरपेक्षता की बात, लोकतांत्रिक की बात, क्या डेमोक्रेटिक, पूरी डेमोक्रेसी की ऐसी की तैसी बनाई। पार्लियामेंट से शुरू करो। पिछले 7 साल पार्लियामेंट कैसे चला, कोई चर्चा नहीं, कोई सिलेक्ट कमेटी को बिल नहीं जाता पहले जैसे। इनकी जो मेजॉरिटी है उसके ऊपर सीधा बिल पास करवाते हैं लोकसभा में, और राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है तो क्या करते हैं, 12 सांसदों को सीधा सस्पेंड करते पूरे सेशन में। अभी का हो गया। यह है उनका मेजॉरिटी कैसे हासिल करना, यह तरीका। जुडिशरी के ऊपर सुरेश माने जी ने बहुत अच्छा आपके सामने रखा। अभी थोड़ा जरा सुधार रामन्ना साहब आने के बाद थोड़ा बहुत हुआ है, पूरा हुआ है ऐसा हम नहीं कहेंगे, लेकिन इसके पहले का क्या था, हर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, चाहे वो अयोध्या का हो, दूसरा कुछ भी हो, लेकिन सरकार जो चाहे उसी पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जाता था। जज लोया का मामला, वो हमारे सामने, निरंजन टकले जी है यहां पे जिन्होंने पूरा उसका स्टडी किया। और 2-3 बातें, अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है। 3 बातों का मैं जिक्र करूंगा जो सुप्रीम कोर्ट में केस आज भी पड़े हुए हैं पिछले 3-4 साल से। एक, कश्मीर को 370 को खत्म किया, 35A खत्म किया, जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा यह खत्म किया 2020 में। उसके खिलाफ पेटिशंस है, वक्त नहीं है सुप्रीम कोर्ट को यह पढ़ने का, उसको देखने का। CA, NRC, NPR का कानून, कोई भी कहेगा कि CA कानून देश के संविधान के पूरी तरीके से खिलाफ में है, क्योंकि एक रिलीजन को वो टारगेट करता है, और अपने संविधान में रिलीजन को टारगेट करना ये बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके खिलाफ पिटीशन है, सुप्रीम कोर्ट को वक्त नहीं है उनके बारे में सोचने का। अभी जो सुरेश माने जी ने कहा, इलेक्ट्रोल बॉन्ड, नई किस्म की चीज, जिन इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स का हमारे पास उसके आंकड़े हैं, 80% से ज्यादा इलेक्ट्रोल बॉन्ड सिर्फ बीजेपी को मिले, 80%। उसके खिलाफ केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में
कि भाई ये पूरा क्या है, पॉलिटिकल करप्शन नहीं है तो और क्या है, लेकिन उसके बारे में कोई सुनवाई नहीं हुई पिछले 2-3 साल से। तो काय की जनवाद, किस प्रकार का लोकतंत्र है। इलेक्शन कमीशन जो पूरे देश के इलेक्शन को चलाना चाहिए, आज उसका भी क्या हो गया वो हम जानते हैं। तो ऐसे कई चीज, सीबीआई, ईडी क्या इस्तेमाल होता है, ये तो संवैधानिक संस्था है, लेकिन पूरी तरीके से विपक्ष को टारगेट करके ये सब पूरी तरीके से ये सरकार का चल रहा है। यानी जनवाद है कहां। इसलिए हम तो कहते हैं इमरजेंसी के खिलाफ तो हम लड़े ही, लेकिन आज क्या चल रहा है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रही है। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, कोई भी हुकूमत के खिलाफ बोलेगा, पत्रकार हो, दूसरे कोई भी हो, सीधा जेल में। कितने उदाहरण दूं। ये सब जनवाद का पूरी तरीके से हत्या करने का, ये 3 बातें हो गई। मैंने संप्रभुता कहा, धर्मनिरपेक्षता कहा, लोकतंत्र के बारे में मैं कहा। आखिरी बात में मैं आता, हमारे संविधान में लिखा है हम तो समाजवादी देश है। बहुत ही अच्छी बात। समाजवाद को तो भगत सिंह भी मानते थे, समाजवाद को डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर भी मानते थे, लेकिन आज हमारे देश में समाजवाद का मतलब क्या है, हर एक को समान अपॉर्चुनिटी हो, समानता हो, बहुत अमीरी एक तरफ और बहुत गरीबी दूसरी तरफ न हो, इसी का मतलब है ना समाजवाद। आज क्या है परिस्थिति, 5 मिनट में मैं कहना चाहता हूं। लेटेस्ट आंकड़े आपको दूं गरीबी के बारे में। ये पिछले 2 साल की बात, 6 करोड़ हमारे देश में गरीबी थी, यानी एकदम एब्सोल्यूट गरीबी। अभी 1 साल के अंदर वो हो गई 13 करोड़ के ऊपर। 1 साल में, 2021 में। दुनिया में जितनी गरीबी बढ़ी उसमें से 60% गरीब हमारे भारत देश में बढ़े। इससे पता चलेगा। ये सब ऑफिशियल फिगर्स में बोल रहा हूं, मेरे मन की बात नहीं है मोदी जी जैसे। लेकिन एक ध्यान में रखिए, बेरोजगारी क्या परिस्थिति है। 2013 में हमारे देश में 44 करोड़ लोगों के पास नौकरी थी। 2013 की बात मैं कर रहा हूं। 2021 में कितने हुए, 38 करोड़ हो गए। यानी 6 करोड़ से बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ी। महिलाओं का क्या हुआ, वर्क फोर्स जो बोलते हैं, यानी काम करने वाले लोग, उनमें से महिलाएं पहले 36% हुआ करती थी कुछ साल पहले, आज कितने हो गए, 10%। वर्क फोर्स में महिला, यानी महिलाओं को क्या होता होगा, सोचिए बेरोजगारी का। भूख के बारे में जिक्र हुआ, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स ये डिक्लेयर हुआ, और पिछले साल 107 देशों में भारत का नंबर था 94 2020 में, और अभी 2021 में तरक्की हुई। 116 देशों में हम 101 नंबर पे आए, यानी जो सबसे निचला, यानी सबसे भूखा देश, यह है उसका वर्ल्ड हंगर इंडेक्स का। 94 से लेकर हम 101 नंबर पर आए 2021 में। और लाखों हमारे आदिवासी बच्चे बच्चियां, आप देखो मेलघाट में, अमरावती में, हमारे ही महाराष्ट्र में, चंद्रपुर में, गढ़चिरौली में कुपोषण की वजह से आज मर जाते हैं। ये सच्चाई है। ओडिशा में तो है ही, झारखंड, आप बुझिए छत्तीसगढ़, सब जगह में यह है उसकी पोजीशन। महंगाई क्या बोले,
पेट्रोल का दाम है 110 रुपए, कभी हुआ था? डीजल का आज ही मैंने भरा 94 रुपए, वो भी 100 के ऊपर गया था। और एक्चुअली कितनी कीमत है पेट्रोल डीजल की? ये बात हमको लेके जाना होगा लोगों तक। पेट्रोल डीजल की एक्चुअल कीमत है 30 या 35 रुपए लीटर। बाकी का क्या है? गवर्नमेंट का टैक्स, केंद्रीय सरकार का टैक्स। और निर्मला सीतारामन जी, उन्होंने पार्लियामेंट में बोला पिछले 3 साल में हमने 8 लाख करोड़ रुपए कमाए पेट्रोल डीजल के टैक्स के ऊपर। 8 लाख करोड़ कमाए। और ये कब? कोरोना का पैंडेमिक चल रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, कारखाने बंद हो रहे हैं, किसान मजदूर सबके ऊपर बहुत बेकार हालत हो गई है, उसमें ये लोग पेट्रोल डीजल और गैस ये सब आज बढ़ा रहे हैं। गैस का तो बोले थे वो उज्ज्वला गैस मुफ्त में मिलेगा, पहला कनेक्शन मिला, पहला सिलेंडर मिला, और बाद में महिलाएं बेचारे गई फिर कि भाई मोदी जी ने तो मुफ्त बोला है। वो गई दुकान में, दुकान वाला बोला देखो हम तो नहीं दे सकते, मोदी जी के पास जाओ और दूसरा सिलेंडर मुफ्त में ले लो। और उस वक्त की सिलेंडर की 300 रुपए की कीमत 2014 की बात मैं कर रहा हूं, आज कितनी हो गई? 1000 रुपए तक हो गई। यह है समाजवाद, यही है ना समाजवाद। किसानों के बारे में पिछले 25 सालों में 4 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है हमारे देश में। 4 लाख से ज्यादा। ये किसके आंकड़े हैं? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, केंद्रीय गृह मंत्रालय के नीचे वो आता है। और उसमें भी दुर्भाग्य की बात, आप लोग सब उससे वाकिफ है, ये 4 लाख में से सबसे ज्यादा 70,000 के ऊपर हमारे महाराष्ट्र में आत्महत्या हुई है। नंबर 1 स्टेट है महाराष्ट्र। यह है एक तरफ। और दूसरी तरफ क्या है? मैं अगर आपको कहूं, कुछ लोगों को जरूर पता होगा, 2016 से 2020 तक 4 साल में मुकेश अंबानी की संपत्ति 350% से बढ़ी और आज वो गई है 7 लाख करोड़ के ऊपर। 7 लाख करोड़ के ऊपर। गौतम अदानी की संपत्ति 4 साल में 2016 से 20 में 750% से बढ़ी, 750%, और आज वो गई 5 लाख करोड़ रुपए के ऊपर। और ये होने के बावजूद पिछले 7 साल के मोदी सरकार ने इन सबको, बड़े बड़े पूंजीपतियों को कर्जा माफी दे दी। कितना है? 10.7 लाख करोड़, यानी करीबन 11 लाख करोड़ रुपए पिछले 7 साल में ये बड़े बड़े पूंजीपतियों को कर्जा माफी। अरे 4 लाख किसान मर रहे हैं कर्जे की वजह से, उनके लिए 1 पैसा नहीं दिया कर्जा माफी। लेकिन अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला, इनको तो पूरी कर्जा माफी, 10.7 लाख करोड़। और टैक्स के अंदर क्या दिया, कर के अंदर, वो तो है, वो तो अलग ही है बात। ये सब मामला है दूसरा। तो समाजवाद, ये तो हम, ठीक है, संविधान में है, हम मानते हैं, लेकिन भारत कोई समाजवादी देश आज नहीं है, पूंजीवादी देश है सीधी तरीके से, और सामंतवादी भी देश है, फ्यूडल भी है और कैपिटलिस्ट भी है, और इंपीरियलिज्म के सामने घुटने टेकने वाला देश है। देश यानी मैं राज्यकर्ताओं के बारे में बात कर रहा हूं, हमेशा ध्यान में रखिए, हम भारत की जनता की तरफ बिल्कुल नहीं बोल रहे। और उसी की तरफ अंत में मैं आऊंगा, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने, जिसका जिक्र सुरेश मानी जी ने किया, उन्होंने ये संविधान लिखते हुए, जब वो हो रहा था और वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन नहीं थे तब,
उन्होंने एक किताब लिखी। उन्होंने एक्चुअली संविधान समिति को एक पूरा अपना ये दिया मेमोरेंडम, उसका नाम है स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज। वो किताब के रूप में आप जरूर पढ़िए। ये डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान समिति को दिया था कि भाई संविधान कैसे होना चाहिए। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन तब नहीं बने थे, और वो क्या लिखते हैं उस संविधान में? बाबा साहब अंबेडकर के जाति व्यवस्था के खिलाफ का जो संघर्ष, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष, महिलाओं की समानता के लिए संघर्ष, ये तो बहुत बड़ी बात है, उसमें कोई सवाल ही नहीं है, उसको तो हम लोग सब मानते हैं। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के जो आर्थिक विचार थे, इसकी तरफ आज एक प्रकार की कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस है। कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस है, बात ही नहीं करने का इस बात के बारे में। और क्या लिखते हैं, मैं कोट करता हूं, मराठी में है लेकिन कोट करता हूं, एक 2-3 मिनट में मैं खत्म करूंगा। क्या लिखते हैं? वो बोलते हैं भारत, ये उन्होंने मेमोरेंडम लिखा है, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज की किताब से मैं पढ़ रहा हूं। मराठी में, मराठी जानते हैं ना आप लोग सब, उतना तो पहचान लेंगे। हाँ, भारतीय संयुक्त गणराज्य त्याच्या घटनात्मक कायद्याचा भाग म्हणून जाहीर करते की नंबर 1, जे कळीचे उद्योग आहेत किंवा जे कळीचे उद्योग म्हणून जाहीर केले जातील ते सरकारच्या मालकीचे व त्याच्या व्यवस्थापनाखाली राहतील। यानी सब जो की इंडस्ट्रीज है, अंबेडकर लिखते हैं, वो पूरे राष्ट्र के नाम पे रहेगा। उनकी मलकियत किसके पास रहेगी? देश के पास में रहेगी, यानी नेशनलाइजेशन। इन शॉर्ट ये उन्होंने लिखा। उसके बाद जो उद्योग कळीचे उद्योग नसले तरी मूलभूत उद्योग आहेत त्यांची मालकी सरकारची असेल आणि त्यांचे व्यवस्थापन सरकारकडे किंवा सरकारने स्थापन केलेल्या निगमांकडे असेल। की इंडस्ट्री के साथ दूसरी जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है वो भी सरकार के कब्जे में रहेगी। विमा क्षेत्रावर सरकारची मक्तेदारी राहील। इंश्योरेंस का सेक्टर है ना, बीमा धंधा, उसके ऊपर तो मक्तेदारी होगी सरकार की, मोनोपोली। आगे मोस्ट रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारक अंबेडकर क्या लिखते हैं? शेती हा सरकारी उद्योग असेल, यानी खेती ये भी एक सरकारी उद्योग रहेगा, ये वो लिखते हैं। और आखिर में 5 नंबर, असे उद्योग विमा व शेत जमिनीवर मालकी हक्क सरकार खाजगी व्यक्तींकडून संपादित करेल। कितना रैडिकल है, आप सोचिए कितना रैडिकल है। ये है उनका पूरा, उनका ये जो उन्होंने पेश किया था। उन्होंने पूरा प्रयास भी किया ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन के रूप में, लेकिन संविधान समिति में मेजॉरिटी उनका नहीं था। हम सब जानते हैं किसका मेजॉरिटी था, वो भी हम जानते हैं, और इसलिए ये नहीं हो पाया। कुछ साल बाद मुल्कराज आनंद नाम के बहुत बड़े हमारे भारत के साहित्यिक थे, उनको डॉक्टर अंबेडकर ने इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में एक इंटरव्यू दिया, और उन्होंने पूछा, मुल्कराज आनंद जी ने बाबा साहब को, कि आप तो घटना के शिल्पकार है, क्या है आपका, क्या अभिप्राय है उसके बारे में। उन्होंने एक चीज बोला जो मुझे अभी भी याद है, वो बोले मालमत्ता का फंडामेंटल राइट, इसको मैंने विरोध किया था। राइट टू प्रॉपर्टी, ये फंडामेंटल राइट्स में था, उसको हमने विरोध किया। और हमने क्या मांग की संविधान समिति में? शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, ये हमारे संविधान में मूलभूत अधिकार होना चाहिए, फंडामेंटल राइट होना चाहिए। नहीं हुआ। ये जो बात है, मुझे लगता है कि ये सब बातों को हमको मद्देनजर रखना होगा आज के दिन। और जो आज संविधान के ऊपर, हमारे देश के ऊपर, हमारे देश की जनता के ऊपर जो बड़े पैमाने पर आज हमला हो रहा है,
ये चारों मुद्दों के ऊपर, संप्रभुता के ऊपर, जनवाद के ऊपर, धर्मनिरपेक्षता के ऊपर और समाजवाद नहीं, लेकिन एक सामाजिक और आर्थिक न्याय के ऊपर, ये जो पूरी तरीके से आज ये हो रहा है, इसके खिलाफ हमको, जैसे राम पुनियानी जी ने कहा, सुरेश माने जी ने कहा, लोगों तक जाने की जरूरत है। और अगर हम गए तो जिसका जिक्र यहां हुआ, 1 साल के किसान आंदोलन ने दिखाया है, जब लाखों किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहे 1 साल और 15 दिन, 380 दिन तक, और पूरे देश में उसका बहुत बड़ा असर हुआ। हमारे मुंबई शहर में, यहाँ पे बहुत हमारे सारे साथी है, 28 नवंबर को महात्मा ज्योतिबा फुले के स्मृति दिन के ऊपर हजारों की महापंचायत यहां हुई और संयुक्त किसान मोर्चा के कई नेता आजाद मैदान पे आए। उसके पहले 25 जनवरी पे हुई थी। लगातार पूरे महाराष्ट्र के अंदर ये हमने आगे चलाया था। ये किसान आंदोलन से हमको कुछ सीखना चाहिए। मोदी जी को तीनों कृषि कानून रद्द करने पड़े, कभी अभी तक हुआ नहीं है। जिस पार्लियामेंट में सितंबर 2020 में ये 3 कृषि कानून, जो सिर्फ किसान विरोधी नहीं थे, ये जन विरोधी थे, देश विरोधी थे और ये कॉरपोरेट के पक्ष में थे, ये कानून होते एक ही, मैं कहता हूं, पूरी राशन प्रणाली हमारी देश की खत्म हो जाती। वही वो चाहते थे। तो इस मुताबिक ये पूरा जो बड़ी ऐतिहासिक जीत हुई, इस जीत से हम जरूर सीखे। अगर हम लड़े तो हम जीत सकते हैं। और ये बिल्कुल हमको एक जबरदस्त लामबंद लोगों को करना होगा। पूरे जनता को, मजदूर हो, किसान हो, हमारे खेत मजदूर हो, छात्र, नौजवान, महिला, ये सब हो, इन सब को हमको लामबंद करना होगा। आने वाले 23 और 24 फरवरी को ऑल इंडिया स्ट्राइक है। सभी मजदूर संगठनों ने बुलाया है, संयुक्त किसान मोर्चा ने उसको समर्थन दिया है। इन सभी नीतियों के खिलाफ ये हमको करना होगा। आने वाले 30 जनवरी महात्मा गांधी की हत्या का 2 दिन है, वो हमें मनाना होगा, क्योंकि नथुराम गोडसे अकेले नहीं थे, कई दूसरे थे, नारायण आप्टे, विष्णु करकरे, और उनमें से एक आरोपी थे विनायक दामोदर सावरकर। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए, जो महात्मा गांधी के हत्या के अंदर उनका ही था। तो मुझे लगता है कि साथियों, हम सब लोगों तक जाएं और लोगों को लामबंद करें संविधान के रक्षा के लिए और इस देश की रक्षा के लिए। हम जरूर ये करेंगे साथ में मिलकर। इस उम्मीद और विश्वास के साथ मैं मेरे चंद शब्द पूरे करता हूं। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। हेलो, मैं उस जमाने में पैदा हुआ था। आप में से बहुत कम लोग मेरे ख्याल से उस वक्त थे जब मैंने वो इतिहास देखा है। मैं विद्यार्थियों के तौर से, विद्यार्थी के तौर पर आजादी के आंदोलन में जुड़ा। 10 साल का, 11 साल का तब से, और आज तक मैं राजनीति में, मैं गांधी जी से प्रेरणा पाकर के आजादी के आंदोलन में जुड़ा था। जेल में जाकर के समाजवादी बन गया। मार्क्स से शुरू करके धीरे धीरे उसके खिलाफ हो गया। मार्क्स के नहीं, लेकिन लेनिन और स्टालिन जैसे, ट्रॉट्स्की जैसे लोगों के, ये पुराना इतिहास है। मैं ज्यादा उसके अंदर नहीं जाऊंगा। उन्होंने जिस तरीके से समाजवाद की, इनइक्वालिटी की, तमाम चीजें कही, बहुत आसानी से उसके ऊपर मैं भी कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन समय काफी हो गया है। तो इसलिए मैं जो कहूंगा वो ये है, 2-3 चीजें अपने बारे में और 2-3 चीजें हमको क्या करना चाहिए उसके बारे में। एक चीज, जैसे मैंने कहा, मैंने वो जमाना देखा, उससे मैं खुश नसीब हूँ। लेकिन मैं ये भी जमाना देखा कि जिसमें मुझे दुखी होना चाहिए, शर्म भी आनी चाहिए, अपराध बोध भी होना चाहिए। बहुत ज्यादा कह सकता हूँ, फिर भी नहीं कहूंगा। हमने बहुत गलतियां की। हमने, यानी मैं
कांग्रेस में था। हम लोग जो गांधी जी के अनुयायी थे, हम लोग जो समाजवादी थे और हम में से कुछ लोग कम्युनिस्ट भी थे, उन लोगों ने बहुत गलतियां की है। इसी वजह से हम यहाँ पर उस पुराने इतिहास को हमको दोहराना नहीं है, लेकिन समझना जरूरी है कि जिसकी वजह से भविष्य में फिर से हम वो गलती न करें। कैसे होगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस उम्र में 98 हो गया कि हमने जिस तरीके से उस जमाने में कार्यकर्ताओं को तैयार किया, उस तरीके से हमने तैयार नहीं किया। उन्होंने विधान की बात की, बाबा साहब ने जो भी कुछ कहा, उन्होंने कहा वो तमाम चीजें आज हम, मुझे खुशी इस बात की है कि इनके आने के बाद हम विधान में क्या लिखा वो पढ़ने लगे। मुझे खुशी इस बात की है कि मैं उस जमाने में जिंदा, कि जब मैं मुंबई शहर के ऊपर ज्यादा ध्यान दूंगा, मुंबई बाग के अंदर जो कुछ हुआ वो मैंने देखा। बहुत बड़ी चीज है ये, जो चीज मुंबई बाग में हुआ शायद उस जमाने में भी नहीं हुई थी, ऐसा मुझको लगता है। तो एक नई चेतना इनकी वजह से निर्माण हुई है, इनकी वजह से विधान को हम पढ़ने लगे हैं, समझने लगे हैं। इनकी वजह से जो शायद नहीं हुआ था, गांधी जी के मरने के बाद अधूरा रह गया था, फिर से होने लगा है। जो लोग शायद राजनीति से दूर थे, जिनको वोट बैंक बना दिया गया था, आज वो एक्टिव बन गए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर उस वक्त खुशखबरी था, बीच में बहुत दुखी था, तो किसान आंदोलन, मुंबई बाग जैसी चीजें होने के बाद, और जब ये चीफ जस्टिस ने कुछ ऐसी भी चीज कह दी, एक तरफ से डोनाल्ड डॉक्ट्रिन और दूसरी तरफ से इन्होंने जो कहा कि आज वो नहीं है जो एक जमाने में मीडिया रोजाना सुबह हम पढ़ते थे कि किसी न किसी स्कैंडल के बाद जिक्र होगा, आज है ही नहीं कोई। कुछ चंद जो चीजें हैं, इन्होंने काफी चीजें कही है। तो मैं जो आपको कहना चाहता हूँ, मुझे खुशी है कि इसकी सबकी मीटिंग हो रही है। मुझे खुशी है कि मुंबई में जिसने इतिहास बनाया, इतिहास देश का मुंबई में बना है, कलकत्ता और भी बना होगा, लेकिन 42 मूवमेंट यहाँ से शुरू हुई थी और मैं उसमें था, मैंने उन लोगों को सुना है। तो मुझे लगता है कि जो चीजें मुंबई से शुरू हुई और अभी भी चल रही है पिछले 2-3 साल से और पूरे हिंदुस्तान में जाती है, हमारी वो ताकत भी है, फिर भी इनके जैसे लोगों की वजह से बहुत अच्छी चीज हो रही है। लेकिन 2-3 चीजें और कह दूं, हम लोग मध्यम वर्ग के हैं, ज्यादातर यहाँ बैठे हुए लोग। मध्यम वर्ग काफी बड़ा हो गया। उस जमाने में हम भी मध्यम वर्ग के थे, लेकिन बहुत बड़ा नहीं था। आज बहुत बड़ा मध्यम वर्ग नवी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से पैदा हो गया, कोई शक नहीं है। लेकिन इस मध्यम वर्ग को बदले बगैर आप जिस किस्म की चाहते समाज, मुश्किल है। हमको उनको बदलना पड़ेगा। कैसे बदलना ये सीखना पड़ेगा। वो स्वास्थ्य है, ठीक है, कैरियरिस्ट है, ठीक है, अमेरिका के असर है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उनको बदलना जरूरी है। और हम मध्यम वर्ग के, हमारे वो दोस्त हैं, हम उनके साथ बैठते रहते हैं, बदलिए ना। हमको कांग्रेस को कहना पड़ेगी कि आपको बदलना पड़ेगा। आज जिस तरीके से जो हो रहा है वही चलता रहेगा, मुश्किल है। क्या फर्क है कांग्रेस? आपको याद रखना चाहिए कि जिस चीज की शुरुआत मोदी, आज शुरुआत कांग्रेस की, वो मोदी आगे बढ़ा रहा है। मैं कम्युनल हार्मनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आर्थिक व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। उनको बदले बगैर भी, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी सत्ता है कि जिसकी वजह से पूरे देश के अंदर कुत्ते हैं। बाकी टूटे हुए छोटी छोटी से पार्टियां बहुत ज्यादा नहीं कर सकती है, लेकिन उनके पास जाके कहना पड़ेगा कि आप बदलिए। ये आप जिस तरीके से मनमोहन सिंह के जमाने से जो कुछ हुआ वो अड़चनी क्या रहेगी, तो जो हो रहा है वो भी हो सकता है। तो इसलिए उनको बदलना जरूरी है, मध्यम वर्ग को बदलना जरूरी है, नौजवानों में काम करना जरूरी है, और सबसे ज्यादा काम हिंदुओं में काम करने का है। कौन बिगड़ा है?
ये जो हमको समझना चाहिए वो ये है, और वो सिर्फ हिंदू में नहीं, मुसलमान भी हिंदुओं में काम करे, दलित भी हिंदुओं में काम करे, आदिवासी शायद वहां तक अभी तो पहुंचा नहीं है। हमको सबको हिंदुओं में काम करना पड़ेगा। और हिंदुओं में काम कब हो सकता है? जब मुसलमान ये कहे कि मैं मेरी कौम के लिए काम करूंगा, नहीं हो सकता है। लेकिन मुसलमान सबके लिए काम करे, ये जब कहता है तब हो सकता है। तो मैं, यहाँ काफी लोग हैं, बार बार ये कहता रहता हूँ कि आज सबसे ज्यादा जरूरत है हिंदुओं में काम करने की, और हिंदुओं में काम करने के लिए मुझको करना चाहिए, मानता हूँ, कांग्रेस को करना चाहिए, मानता हूँ, गांधीयों को करना चाहिए, मानता हूँ, लेकिन बाकी के लोग, आपके जैसे लोगों को भी करना चाहिए। ये अगर आप करेंगे शायद कुछ होगा। और एक आखिरी चीज जो कहूँगा वो ये, 30 जनवरी को जो भी कुछ हम करना चाहते हैं वो एक इवेंट न बन जाए। बहुत बड़ी जरूरत है इसकी। हम आज सर्वधर्म संभाव या जो भी कुछ करना चाहते हैं वो करते हैं, तो हमको साधुओं के बीच कम से कम 1 साल काम करना पड़ेगा, हर मौजब के, वो क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, ईसाई तो है ही नहीं, पारसी वर्ग का मैं यहाँ पर, लेकिन तमाम लोगों के पास जाना पड़ेगा। आप ये मत मानिए कि यहाँ बैठ करके कह दिया तो हो जाएगा। जाएंगे क्या? कितने लोगों के पास जाएंगे? वो नहीं चुनेंगे। चलिए फिर भी जाना पड़ेगा। अगर हम ये करेंगे तो हो सकता है कि जो कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया है 30 जनवरी को लेकर के, और उनके जो भी कुछ कहा, उत्तराखंड में जो कुछ हुआ या और जगह कुछ हुआ, उसकी वजह से हम लोग इस नतीजे में पहुंचे कि हमको काम करना चाहिए। इस कार्यक्रम को अगर हमको सफल बनाना है तो बहुत जरूरी है कि इसको एक इवेंट के तौर पर न देके उसको ले जाए आगे। तो जिस तरीके से नेहरू ने आजादी के वक्त गांधी जी के मरने के बाद हिंदू मुसलमान के सवाल को लेकर के हर जगह पूरे हिंदुस्तान में जाकर के उनके खिलाफ कम्युनल यानी आरएसएस की बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होने के बावजूद, और पूना के अंदर पेड़े बांटे थे गांधी जी के मरने, उसके बावजूद जिस तरीके से कम्युनल इशू के ऊपर उन्होंने काम किया, कांग्रेस का सॉफ्ट जो भी कुछ है नहीं चलेगा। हमको हेड्स ऑन कम्युनलिज्म को लेकर के हमको काम करना होगा। सॉफ्ट हिंदुत्व तो नहीं चलेगा, हम हार्ड हिंदुत्व छोड़ दीजिए, उसके सामने हम रह भी नहीं सकते। मुझे याद है कांग्रेस पीएसपी में था, हमको कहा जाता है ये क्या है, कांग्रेसी कुछ सॉफ्ट इशू है, वो हो रहा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को कहना चाहिए आप लड़िए इनके साथ, आप हिंदू है ये कहने की जरूरत है, आप हिंदू है ही, आपको जनेऊ दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप मंदिर में जाते तो मस्जिद में भी जाते, गांधी करते, नेहरू करते, आप क्यों नहीं कर सकते? इस किस्म के सवाल हमको पूछना पड़ेगा। मुझे माफ कीजिएगा, थोड़ा ज्यादा समय ले लिया, लेकिन उम्र का वजह से जब ऐसा मौका आता है तो 2-4 चीजें कह दूं, ऐसी इच्छा हो जाती है। मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने ये सोचा इस किस्म के कार्यक्रम को करने का। बधाई देता हूं कि बम्बई से शुरू पूरे हिंदुस्तान में पहुंच जाएगा। बधाई देता हूं कि आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए, और दूसरे जो कार्यक्रम है इकोनॉमी के और बहुत से कार्यक्रम है, इन तमाम कार्यक्रमों को बम्बई से मार्गदर्शन करते रहे। एक करके मैं खत्म करता हूँ, थोड़ा ज्यादा बन गया, बहुत नेक काम के लिए आपने इसको इस्तेमाल किया। आज का दिन बहुत खुशी का दिन है, 26 जनवरी है। तमाम हमारे यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं जिन्होंने काफी अच्छे भाषण किए और बहुत सारी बातें बताई। आपकी बहुत सारी बातें हमारे लिए बहुत नई भी थी और पहले कभी सुनी भी नहीं थी, उससे हमारा ज्ञान बढ़ा। लेकिन यह है कि हम बहुत ही डिफिकल्ट टाइम हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत ही ये ऐसा दौर जो चल रहा है। आप देखिए कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि संविधान जो बना, उसके जो हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे या कमेटी के लोग थे,
उनकी सोच और आज के जो हमारे रूलिंग पार्टी की सोच बिल्कुल फर्क है, उसमें बड़ा डिफरेंस है। ऐसा कह सकते हैं कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसको चलाने वाले, उसको इंप्लीमेंट करने वाले गलत हो तो संविधान नुकसान दे सकता है। संविधान चाहे कितना भी गलत हो, उसको चलाने वाले, इंप्लीमेंट करने वाले, एग्जीक्यूट करने अच्छे हो तो अच्छा संविधान हो सकता है। ताज्जुब तो इस बात का है कि जो पार्टी के लोग आजादी के मूवमेंट में कहीं नहीं थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में उनका कोई रोल नहीं था, आज उनके हाथ में हमारा देश आ चुका है। इसीलिए आप इस दौर में आप धर्म संसद वगैरह देखते हो, जो बातें आप सुनते हो, ये हमारे कान को बुरी लगती है, लेकिन ये माहौल खराब हो चुका है ऑलरेडी। मैंने एक ट्वीट किया था यही धर्म संसद के बारे में, तो मुझे जवाब आया कि हमने हिंदू राष्ट्र बनाना तय कर चुके हैं हम लोग, और ये आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको जलाएंगे हम लोग। ये बाकायदा लिख कर आया मुझे। तो ये है कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, और कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ नाम के लिए रह गया है, उसकी तरफ को देखता नहीं। रूलिंग पार्टी के लोग तो बिल्कुल देखते नहीं है। तो आपकी जंग, हमारी मेहनत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। हमको उसमें बहुत आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही बुरे दिन हमारे सामने आने वाले हैं। आज ठीक है, माइनॉरिटी तकलीफ में है, किसान परेशान है, या हमारा मजदूर वर्ग परेशान है, लेकिन आगे जाके हमारा हिंदू, जो रियल हिंदू है, जो हर धर्म को मानता है, हर धर्म की इज्जत करता है, वो परेशान होने वाला है। ये अगर देश का माहौल खराब करोगे, आप जो हमारा संविधान उसको नहीं मानोगे, उसके अवहेलना करोगे, उसको बाजू में रख के काम करोगे, तो इसका भार, इसका नुकसान पूरे देश को चुकाना पड़ेगा, और खास करके मेजोरिटी कम्युनिटी है उसको चुकाना पड़ेगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये ब्राह्मणवाद जो है, और देखिए बहुत सारी, अभी आप देखिए सुप्रीम कोर्ट की आपने बताया, 3-4 बातें बताए, 3-4 जो पिटिशन पेंडिंग है उसके बारे में बताया आपने। हमारे बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स जिन्होंने सीए के मूवमेंट में साथ दिया था, हिस्सा लिया था, आज वो जेलों के अंदर है। उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, उन्होंने एक अपना जो लीगल उसको प्रोटेस्ट का हक था वो किया उसमें। लेकिन आप देखिए कि धर्म संसद के लोग, पूरे हिंदुस्तान में जो माहौल बना, नफरत का माहौल बना, गांधी जी को मारने की बात कही, डॉक्टर मनमोहन सिंह को मारने की बात खुलेआम कही, कितनी गोलियां मार दूंगा, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ उन पर। लेकिन सबसे बड़ा कल्प्रिट कौन है इसके अंदर, उसको आप भूल रहे हो। सबसे बड़ा जिम्मेदार मीडिया है हमारा। आज जो मीडिया का रोल है, जो मीडिया का, जो देखिए आप मीडिया को आप रोज अगर ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कितना खुलकर साथ देते बीजेपी का। जब ये योगी के बारे में बात निकली कि योगी लड़ेंगे, अयोध्या से लड़ेंगे, तो एक एंकर कहते हैं बहुत अच्छी बात है कि वो बहुत करीब रहेगा लखनऊ से, उनको जाने का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा, वो कंट्रोल करना बड़ा इजी है, उनका इलेक्शन जीतना बड़ा इजी है। और बाद में बात चेंज हुई कि वो गोरखपुर से लड़ेंगे, तो वही एंकर कहते हैं कितना अच्छा हुआ कि यहाँ से लड़ रहे हैं, वो रास्ता कितना करीब है, वो लखनऊ से कितना करीब है। एक ही एंकर की दो बातें सामने आती है, दो अलग अलग दिनों में। तो ये है कि उनको ऐसा लगता है कि बाकायदा वहां से डिक्टेट्स होते हैं कि यह आज गोदी मीडिया है, जो मीडिया है जो गवर्नमेंट की फोन में बात करती है, उनको कहा गया है कि आप आज इस पर बात करोगे, आज आप ये बोलोगे, आप ये लोगों के सामने लेके आओगे। तो यह है कि आपकी लड़ाई बहुत डिफिकल्ट लड़ाई है, क्योंकि आप दो ऐसे लोगों से लड़ रहे हो, अमित शाह और मोदी जी, जिन्होंने देश को बेचने का काम शुरू किया है, और दो आदमी ने खरीदने का काम शुरू किया है। वो चारों गुजराती है, और गुजराती बहुत चालाक होता है। मैं भी गुजरात का हूं, लेकिन इतनी चालाकी मुझ में नहीं आई। सर आप भी गुजराती, आप भी गुजराती, हम लोग तो अच्छे लोग हैं। बोलने के बाद बोल रहे हैं। हाँ नहीं, तो मैंने वो भी लिखा मैंने कि पहले के गांधी दो गांधी थे। अच्छा, एक आम सवाल है कि वो कौन 3 गांधी है जिन्होंने देश के लिए जान दी थी? आप बोलिए क्या नाम है उनके? 3 गांधी जिन्होंने देश के लिए जान दी थी, तो महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। वो 3 मोदी को जो भाग गए देश छोड़ के पैसा लेके, है ना? 3 मोदी ऐसे हैं जो पैसा लेके भाग गए, वो तीनों गुजरात के थे, और ये हमको भेजना पड़ेगा उसको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतना ही कहूंगा अपनी बात खत्म करने से पहले कि जिम खाना आपका है, यहाँ की तमाम फैसिलिटी आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगी, और जब भी देश की बात आए या तमाम कौमों को साथ में रखने की, उनको साथ में लेकर आगे बढ़ने की बात है, हम आपके साथ रहेंगे, और जिस बात में हमको कहोगे आगे बढ़ के आपका साथ देंगे। विशाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे आपने यहाँ बुलाया। आप सबका भी शुक्रिया कि आपने एक बहुत ही अहम दिन, आज बहुत ही खुशी का दिन है, उस दिन आपने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की फिक्र की, उसके बारे में बहुत सारी बातें की, और बहुत सारा ज्ञान बढ़ा आपका।
ये राम पुनियानी जी आए थे, उनको हमने 2 दिन पहले सुना था, बड़ा अच्छा भाषण उन्होंने किया था। तो हमको ऐसे लोगों की जरूरत है जो देश भर में घूम घूम के संविधान को बचाने की बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई आपका कि आपने बहुत अच्छी बातें रखी और हमको जो मौका दिया कि यहाँ पर आपने एक मौका। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।